उनके सामने उनको खड़ा करके पूछवाएंगे कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। अब मुझे सवाल है कि हमने किया क्या पीछे, आपने पैदा किया था आगे अंदर ही अभी तक नहीं बने उनके। एक छोटी सी लाइन लिख देते हैं, हम वेलफेयर देखेंगे। व्हाट वेलफेयर? तो उनको बोल दिया 25.5 लाख हमारी गिनती हो जाती है। अगर 5% भी उसमें इकट्ठे होके एक साथ हमने अपना वोट बैंक जो है दाखिल करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ये सुनेंगे एक तरफ इसके अंदर, अभी भी इकट्ठे हो जाओ, पार्टी पद्धर से ऊपर तो जो करेगा। अब उसके साथ है जो हमारे मुद्दे मच्छी खाना देना, राशन पानी देना नहीं, मगर मच्छी को पकड़ना जो है वो सिखाना बहुत जरूरी है। बेरोजगारी है, नौजवान घूम रहा है सड़कों के ऊपर, कच्चे जो अप्लाई थे उनको पक्का नहीं किया गया, काम करेगा एक करे तब इनको वोट दी जाए, नहीं किसी भी पार्टी को। देश हमारा, पैसा हमारा, चुने हुए नुमाइंदे हमारे, तो हमारी खजरदारी हो, हमारे को दूसरे क्या ज्वाइन करने के बाद ये जरूर कह रहा हूँ कि अगर मेरे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की इज्जत नहीं बनी इस सरकार के द्वारा, इस रैंक के द्वारा, यस, अगर डिटैच होएगा भारतीय जनता पार्टी से, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन। असली प्रॉब्लम जवानों की है, जो कि 90% जवान है, पेंशन आ गए 17 साल के बाद, उनकी पेंशन तो कमी है, बट उनको रीएम्प्लॉयमेंट, रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट। अगर 13% ऐलान किया जनरल जे जैसे की फोटो है इधर, उसके साथ ये जनरल जे जैसे की फोटो है, उन्होंने ऐलान किया 2014 के अंदर। हम किसी सियासी पार्टी की बात नहीं कर रहे कि क्यों नहीं हुआ इम्प्लीमेंटेशन, उसका जवाब हमारे एमएलए जो उधर हैं, जो विधानसभा में है, उनका फर्ज बनता है, डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर दिया था, और जनरल जे सिंह को मेरे साथ बैठाओ, बहस करें। सरकार ने बोला 8 लाख हमारे साहब का फौजी है, मैं बोलता हूँ उनके परिवारों को जोड़ लिया जाए, जो नौकरी कर रहे हैं तकरीबन 1 लाख है हमारे पंजाब के, उनको जोड़ लिया 25.5 लाख। उस एज से गुजर गया, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उनको ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आके शॉर्ट सर्विस ज्वाइन कर सकें। आज अपील करता हूँ कि ये बात बता दें लीडरशिप को। अगर बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर आज ऐलान कर दें कि हम 100% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन, कैप्टन अमरिंदर को भी मैं अपील करता हूं, और इसका नोटिफिकेशन आज ही मतलब कि अगले 5-10-15 मिनट में जारी करा देंगे यूपीसी इलेक्शन से पहले। मैं यकीन से कह देता हूं सारे फौजी वोट उधर जाए। पूर्व सैनिकों के पास आए हैं, पूर्व सैनिक जिन्होंने देश की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा की। पहले एक मिनट के लिए आप अपने इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज। कुलदीप जी, पहले अपनी। My name is Brigadier Kuldeep Singh Kalon. I'm a Gallantry Awardee, Sena Medal and Chief of the Army Staff Commendation Card and many other civil awards. I was commissioned in the Regiment of Artillery at the age of 20 and a half, and I commanded for the war also 71 war, 65 on the Eastern Front. Then I commanded Unit 51 Mountain Regiment in the LC environment, commanded 2 brigades. My last posting was Deputy Director General NCC Uttar Pradesh. I started my career from NCC and I finished with the NCC. Thereafter I was Director Sainik Welfare Punjab for 5.5 years till the age of 60. I also joined political party Shomli Akali Dal, but when I saw the internal jo kuch ho raha hai, so then I left. Then I have been now leading All India Defence Brotherhood non-political organization as a president of the All India Defence Brotherhood Punjab, सर्व हिंद फौजी भाईचारा पंजाब। इसका क्या मोटो आपने क्या रखा है? वी आर, हमारा मोटो है हम उसके साथ जो हमारे साथ, वी आर विद होम हु इज विद अस, वी आर नॉट विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। हम तो उसके साथ है जो हमारे काम करेगा, जो हमारे काम आएगा, हमारे मुद्दे उजागर करेगा, जो हमारे फौज को मान सम्मान दे। जी मैं लेफ्टिनेंट कर्नल जीपीएस विर्क। 1999 में मैं आर्म फोर्सेस से प्री मेच्योर रिटायर हुआ था, और 1970 में मैंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल चेन्नई से मैंने कमीशन ली थी, और 3 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री मेरी यूनिट है जो कि 20 साल के अंदर मैंने कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जहाँ पर सर्विस नहीं की हो एज ए इन्फेंट्री ऑफिसर। उसके बाद
99 के बाद मैंने आके एक प्राइवेट सिक्योरिटी का काम किया, बाय नाइट सिक्योरिटी कंपनी का मैं अभी डायरेक्टर हूँ। और पिछले 20-21 साल से पूरे देश में कहीं ना कहीं मैं एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट्स के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट देते हुए और साथ में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट जो कानून है उसके मुताबिक मैं सर्विसेज देने की अपनी तरफ से सेवा कर रहा हूँ। इसके अलावा पिछले 20 साल के अंदर मैंने 4 यहाँ पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस या कह लीजिए पिछले 20 साल में 4 पॉलिटिकल मेजर इलेक्शन प्रोसेसेस अपने मोहाली में देखे हैं। और इन सब को देखने के बाद, कार्रवाई देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जिस प्रकार से कि एक्स सर्विसमैन को नहीं देखा जा रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए अभी मैं खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अपने एक्स सर्विसमैन शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के हक पे प्रो राटा OROP की एक आवाज़ लेके पॉलिटिकल पार्टी में एंटर किया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये पार्टी मेरे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की मदद के लिए ये सामने आएगी। जी मिस्टर रैना। मैं कैप्टन GS रैना, कमीशन हुआ था 1981 में कुमाऊं रेजिमेंट में, और मैंने 10 साल नौकरी करी फौज की। उस बीच में द्रास, कारगिल सेक्टर, श्रीलंका, मिज़ोरम सबसे टफ लोकेशंस में पोस्टिंग हुई मेरी। 10 साल के बाद रिलीज़ होने के बाद मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने 27 ईयर्स नौकरी करी। उसके बाद मुझे पेंशन वहाँ से मिलती है, लेकिन जो मैंने 10 साल फौज की नौकरी करी थी उसका उसमें कोई लेखा जोखा नहीं होता। दैट इज़ इट इज़ नॉट काउंटेड देयर। ओके, यानी उसका बेनिफिट आपको डबल मिलने की बजाय सिंगल भी नहीं मिलता है। अभी सिर्फ स्टेट बैंक से मुझे पेंशन मिलती है, लेकिन वो 10 साल की सर्विस उसमें काउंट ही नहीं। सिर्फ 27 ईयर्स की सर्विस जो मैंने स्टेट बैंक में करी वो काउंट होती है। ओके, राइट। कुलदीप जी, मैं अब आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इस समय जो देश के हालात हैं उसके बीच में रिटायर्ड फौजी अफसर फौजियों के लिए अगर खड़े होते हैं तो किस तरह से देखते हैं अपने आप को? देश के अंदर जो इस समय हालात चल रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उसमें से जिस तरीके से फौजियों को इग्नोर किया जा रहा है, बल्कि आर्म्ड फोर्सेस ऑल्सो, तो मैं समझता हूँ कि एक देश की आज़ादी में भी हिस्सा लेने वाले, देश को आज़ाद कराना एक पहलू था और आज़ादी को बरकरार रखना सबसे बड़ा दूसरा बड़ा जो कि काम फौज ने किया। मंगल पांडे वर्गों ने अगर विद्रोह करके दिल्ली तक ना पहुंचे होते हज़ारों की गिनती में, तो इतनी जल्दी आज़ादी भी नहीं मिली। वेरी राइट। मगर उसके बाद 47 से लेकर जब से मुल्क बंटवारा हुआ तब से लेकर अभी तक लगातार बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए देश को आज़ादी के बाद अगर राज बाग का आनंद मान रहे हैं सियासतदान, फौज की बदौलत है। देश के रखवाले जिन्होंने अपनी शहादतें दी, उनके परिवार जो कि अभी भी कई ऐसे परिवार हैं, उनके विधवाएं हैं, वीर नारियां हैं, साबका फौजी हैं। बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, आज़ादी से पहले भी अगर वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 देखा जाए तो वर्ल्ड वार 2 के टाइम पर बेशक ब्रिटिश इंडिया राज समय कि उसके समय जब के जंग ख़त्म होगी वर्ल्ड वार 2 में 45-46 में, तो ब्रिटिशर ने इनको निकाल दिया। बहुत सारे फौज में पेंशन भी नहीं दी जो वर्ल्ड वार 2 वेटरन थे, थोड़ी थोड़ी उम्र में सर्विस में करके, तो उनको जो पेंशन किसी ने दी। जब के केस टेकअप हुआ तो कहते हैं कि आज़ादी के बाद केंद्र सरकार का फर्ज बनता था। केंद्र कहती है ये सूबा सरकार देगी, अभी तक किसी ने कोई नहीं माना, एक दूसरे के ऊपर चलते रहे। यानी यहाँ पर बात ये उठती है कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश लोग थे, उनको तो सिर्फ अपनी बाग को करने के लिए, रक्षा करने के लिए फौजी चाहिए थे, उन्होंने तो नहीं दिए। लेकिन जब हम आज़ाद भी हो गए हैं तब भी हमें हमारे साथ गुलामों जैसा ही बिहेव
वो इसलिए देखो कि जो इज्जत मान सत्कार जो दर्जा था 47 बनना के था। अंदर 40 वो हमेशा गिरता गया नीचे, जितनी भी जैसे ही जंगे जितनी भी पीछे आता गया। उस समय जब मान लिया जाए कि जो पेंशन मिलती थी जिन्होंने पूरी सर्विस की भी उनको पेंशन का सर्विस के हिसाब से रैंक के हिसाब से पेंशन जिसने पेंशन उसमें कर सर्विस कंडीशन मुताबिक तकरीबन आखिरी तनख्वाह का 80% तक था। अभी करते करते उसको 50% पर ले आए और ब्यूरोक्रेसी के साथ अगर मुकाबला करते हैं उनको 30-35 से लेकर 50 पर ले आए। और अभी जो उधर खड़े हैं हम कि अभी भी हमारी समस्याएं हैं, एक रैंक एक पेंशन है और बहुत सारी जो यानी जब आपने ब्यूरोक्रेट्स की बात की है, यानी यहाँ पर ये भी बात निकलती है कि ब्यूरोक्रेट्स जो इस तरह की सीटों पर बैठे होते हैं जहाँ पर पहले ही मलाईदार सीटें जो बनी होती हैं वो भी उनको मिलती है, वो भी बेनिफिट उनको मिल रहा है और साथ में पेंशन में भी आपसे आगे चले गए हैं। आप लोग जान पर खेलकर देश के सरहदों की रक्षा करते रहे, उसका काउंट करने की बजाय पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के नेक्सस ने आप लोगों को एक साइड कर दिया और वो काफी आपसे आगे आ गए। इज इट सो? बिल्कुल सही है संतोष जी, आपका कहना ये सिर्फ पेंशन ही नहीं बल्कि मैं यहाँ तक बोलूँगा 6वें वेतन कमीशन में या उसके बाद विस्तारित वेतन कमीशन में भी अगर कोई हाई अल्टीट्यूड एरिया में अलाउंस मान लिया जाए गुवाहाटी में, अगर ब्यूरोक्रेट को उसको तो जो सियाचिन में है जो अरुणाचल प्रदेश है उससे ज़्यादा अलाउंस मिलता था। जब वो ब्यूरोक्रेट उधर आया, करने वाला कौन है? करवाने वाले यही हैं जो फाइलों के साथ केस पुट अप करते हैं। सियासतदानों के पास टाइम ही नहीं इतना पढ़ने का, ये करते हैं तो वो अपना काम करा देते हैं। यही कुछ ले दाख में होगा, उनके लिए ज़्यादा अलाउंसेस, उनकी सुविधाएँ वो अभी जो है अभी CDS बनने के बाद DMA बन गया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, उसमें से अगर 38 हैं अफसर हैं जिसमें 36 तो सिविलियन हैं, तो हमारा मिलिट्री का क्या रहा? उधर सिर्फ एक CDS लगा दिया। वो तो अभी अनफॉर्चुनेटली है नहीं अभी, पर फिर भी जो भी ऑफिशियल कर रहे हैं तो उसके इसका मतलब क्या सारी ब्यूरोक्रेसी हो गई। तो ब्यूरोक्रेसी डिक्टेटिंग द टर्म्स। एक्चुअली वो चाहते ही नहीं है कि फौज का दर्जा बहाल हो, फौज को ऊपर लाए। फिर देखते ये तो गलत एडवाइस करते रहे हैं सारी जंगों के बाद, 65 के बाद भी ऐसा हुआ, 71 के बाद भी। देखो अगर दर्जा ऊपर कर दिया तो देखो कहीं पाकिस्तान वाला हाल ना हो जाए, ऐसी बातें करते रहे हैं। विक साहब, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो कुलदीप जी ने बातचीत की उसके आगे के जो सीन हैं, जो आजकल पॉलिटिकल नेक्सस में ब्यूरोक्रेट्स को लिया जा रहा है, जो DGP रिटायर हुए हैं उनको टिकटें दी जा रही हैं और दूसरे ब्यूरोक्रेट्स को ला ला के इधर टिकटें दी जा रही हैं, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको टिकटें नहीं दी जा रही हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज की। क्या आपको लगता है? इसमें मैं कहूँगा कि ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो है या एनवायरनमेंट है, ये एक डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस है, सिस्टम है। हर साल के अंदर इलेक्शन होनी है और रिप्रेजेंटेटिव लोगों के चुन के लेजिस्लेशन या पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन असेंबलीज में या पार्लियामेंट में जाने हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा दोनों तरफ से ये हम लोग की एक खामी है, एक वीकनेस है। मैं पहले अपनी आर्म फोर्सेस की खामी के बारे में पहले जिक्र करूँगा। हम आर्म फोर्सेस के अंदर एक वॉलंटरी देश सेवा के लिए एक देश को मजबूत बनाने के लिए एंटर करते हैं, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाई जाती हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, अपने अपने इनके एक्ट होते हैं। और उसके अंदर एक चीज़ सबसे पहली होती है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, यानी कि हम जो हुक्म मिलता है उसके मुताबिक काम करते हैं। ओवर ए पीरियड जब 20-30 साल लगातार ऐसे एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं तो हमारी मसल मेमोरी एज वेल एज मेंटल मेमोरी उस हुक्म के मुताबिक काम करने के लिए डेवलप हो जाती है। वी आर नॉट ओपन टू ए चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। लेकिन जब हम रिटायर होके वापस आते हैं तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि एक पूरे समुंदर के अंदर ऐसी मच्छी आ गई है जो कि बिल्कुल कुछ पता ही नहीं हमने करना क्या है। तो ना तो सोसाइटी हम लोगों को एक्सेप्ट कर रही है, यानी एक अनजान समुंदर में हम जब किसी को एक
डाल दिया जाता है तो काफ़ी देर तो उसको यही समझ नहीं आता कि ये मैं भी करना एग्जिस्ट क्या? कैसे करूँ, एग्जिस्ट कैसे करूँगा। तो मैडम मैं इस चीज़ को देखना चाहता हूँ कि हमारी खामी ये है कि हम चाहते हुए भी हमें ये नहीं पता कि हम बताएं किसको कि यार मैं भी सोसाइटी के लिए और एक्स्ट्रा काम करना चाहता हूँ। हाँ, अगर एक सेकेंड, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आती है, मुझे लगता है जो ऑफिसर्स की आती हैं, ऑफिसर्स क्या आर्मी मैन्स की आती हैं। मुझे लगता है एक यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये आती है कि कोई डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने की आदत पड़ी हुई थी जी वहाँ पर, जैसे ऑफिसर उनको कमांड करेगा वैसे ही वो करेंगे जी लेकिन सिविलियन लाइफ बिल्कुल उससे उल्टा है जी। कि आपको अपने दिमाग के हिसाब से चलना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी एक्सप्लॉइटेड। इज इट सो? यस, इट्स नॉट एक्सप्लॉयटेशन। हमें हर चीज़ का पता है, हमें पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का पता है, हमें ये जो चारों तरफ से हमें ये जो लोगों की जो कमजोरियां दिखाई दे रही हैं, एनवायरनमेंट में जो हमें दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, एकदम से हम समझ जाते हैं यहाँ सफाई नहीं है, यहाँ पर ऑर्गेनाइज स्कूल नहीं है, यहाँ ऑर्गेनाइज्ड म्यूनिसिपल के जो एरियाज हैं ठीक नहीं है, पार्क साफ सुथरी नहीं है। लेकिन ये सब काम करने के लिए हमें भी कोई ओहदा चाहिए। जब हम ओहदे के लिए जाते हैं या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जाते हैं, कहते हैं साहब फौजी साहब हैं, चलो इनको लगा दो काम के लिए, लेकिन जहाँ पर डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग की बात आती है वहाँ पर हमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। और ना तो हमें ये जो फौजियों को जो 0.22% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन है, कहीं पर भी 0.22 है, लेकिन जब हमें वहाँ पर बात आती है कि इनको आगे इनको इसमें हम असेंबलीज में लें या लेजिस्लेशन में लें, वहाँ पर ये सोसाइटी जो है हमें बिल्कुल अलग थलग कर देती है। यहाँ तक कि आप देखिए ओबीसी और एससीज को डेवलपमेंट के लिए आपने रिजर्व कैटेगरीज की हुई हैं। Yes. एक पंजाब में ले लीजिए, आज की तारीख में 117 में से आपके इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक 23 और 23 वैकेंसीज जो हैं Yes. वो रिजर्व्ड हैं। रिजर्व करेंगे। लेकिन ये 0.22 जो पॉपुलेशन है जो पहले से एक अलग से एनवायरनमेंट से इस सोसाइटी के अंदर आई है, उसके लिए 2 सीटें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने एक असेंबली नहीं दी है। जब पॉलिटिकल पार्टीज ही स्पेस नहीं दे रही हैं तो हाउ डू आई टेल एक्सप्रेस माई सेल्फ। मैं पब्लिक के सामने आप लोगों का भी जो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आगे खड़ा होना है वो भी नहीं बता पा रहा हूँ। ना मैं जब लेजिस्लेशन में जाता हूँ या असेंबली में जाता हूँ एक्स सर्विसमैन की बात नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं रिप्रेजेंटेटिव ही अंदर नहीं है तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू बी पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये बड़ी दिक्कत आ रही है। इस हिसाब को देखते हुए फॉर एग्जांपल ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो हमारी इनजस्टिस है, ये पहली बार हुआ है इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर कि फौजियों को सड़क के ऊपर खड़ा करवा दिया, जंतर मंतर पे खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए भाई? डिसिप्लिन फौज है, अपनी ओवरऑल के लिए, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि हमें डाउनग्रेड कर दिया फ्रॉम 80% टू 50% कर दिया। भाई क्यों जरूरत पड़ी डिसिप्लिन लोगों को सड़क पे जंतर मंतर पे जाने के लिए? वेरी राइट। उसके अलावा देखिए शॉर्ट सर्विस कमीशन की रैंक है 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक है, लेकिन कि 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है। 1 रैंक की जब पेंशन नहीं है, कितनी है? 20-30 हज़ार रुपये इनको मिलना है टेबल के मुताबिक। 6 साल से पर्सनली मैं हर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ी होगी जहां पर मैंने ये रिप्रेजेंट नहीं किया कि भाई इनका भी हक बनता है, इनकी 1 रैंक है, वेयर इज देयर ऑनर एंड वेयर इज देयर जस्टिस। इनको इक्वालिटी में क्यों नहीं लाते? कल को लड़ाई होएगी, शॉर्ट सर्विस आई कैसे? एमरजेंसी कमीशन 1962 में बनाई क्योंकि एकदम से दुश्मन आ गया, हमारे पास अफसर नहीं थे, हमने एमरजेंसी कमीशन क्रिएट कर दी। भाई अफसर चाहिए हमें टैलेंटेड पर्सन चाहिए थे। ब्रिगेडियर साहब हैं उस समय के, देख लीजिए आप, उस समय एमरजेंसी एनसीसी में काम कर रहे थे, एकदम से उन्होंने वहाँ पर चले गए उस कमीशन के अंदर। नाउ ओवर ए पीरियड उन्होंने देखा कि अगर ये इतना लो अफसर आ रहा है तो इनको 50-60% इन्होंने काम निकालने के बाद निकाल दिया बाहर। ये प्रोसेस को इतना लगातार पिछले 55 ईयर से हो रहा है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को जहाँ पर लेफ्टिनेंट कैप्टन की जो ज़रूरत है वहाँ तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन और साथ ही साथ इनको बाहर निकाल देते हैं। अभी हमारे पास ये कैप्टन रैना साहब हैं जिन्होंने 10 साल शॉर्ट सर्विस कमीशन में काम किया है, लेकिन उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की है। उसका जो पीरियड है ऐसा लगा जैसे कि इनके ऊपर जैसे वो एक्लिप्स, व्हाट यू कॉल एक्लिप्स इन हिंदी, ग्रहण लगा दिया। उनकी इस सर्विस का जो पीरियड है उसका पूरा ग्रहण है। इसी प्रकार से वुमेन कमीशन देख लीजिए, आज लगातार पिछले 6 महीने से 1 साल से लगातार वुमेन शॉर्ट सर्विस कमीशन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस जीत जा रही है। जब 4 दिन पहले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने उनको बोला है नेवल ऑफिसर शॉर्ट सर्विस की कि इसको बाहर मत निकालो अभी तक,
तो अगर हम इंसेंटिवाइज कर देते हैं ऑफिसर्स को, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को, तो इनको हमारी आर्म फोर्सेस और स्ट्रांग हो जाएंगी। लोग भाग भाग के जाएंगे, काम करके वापस आएंगे और दूसरे काम भी करेंगे। ये प्रॉब्लम जब मुझे 6 साल प्रॉब्लम हो गई है कि ये सिस्टम को समझाने में, फौजियों को जंतर मंतर पे खड़े होने के लिए हो गई है, तो क्यों ना हम लोग ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इसके अंदर भी हमें खड़ा करके सदर ये नौबत ही ना है, हम लेजिस्लेशन में, असेंबलीज में, पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ उठाएं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्योंकि हम 20-30 साल के बाद आते हैं, हमें सिविल एनवायरनमेंट का नहीं पता होता। तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर यहाँ पर एक ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए जिससे कि फौजियों को भी एक रिजर्व कैटेगरी पॉइंट ऑफ व्यू से असेंबलीज में और पार्लियामेंट्स में खड़े होने के लिए मौका मिलना चाहिए जी। और ये 117 सीटें जब पंजाब के अंदर है, मुझे एक भी सीट बता दी है जहाँ पर फौजी आदमी खड़ा है। जी ओके। मिस्टर रैना, मैं आपसे अभी जो जानना चाह रही हूँ स्पेशली कि अभी विर्क साहब ने जो बात की, यानी पंजाबी में एक कहावत है या हिंदी में भी कहते हैं, अंधा बांटे रेवड़ी मुड़ मुड़ खुद को दे, अपने आप को दे। क्या जो ऑफिसर्स और जो पॉलिटिकल पर्सन्स खुद पेंशनें ले रहे हैं, 10 दिन के लिए भी बंदा एमएलए बन गया तो उसको पेंशन मिल जाती है, लेकिन आप 10 साल तक सर्विस करके आए लेकिन आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, क्या सोचते हैं? मैं तो यही सोचता हूँ कि शॉर्ट सर्विस अफसर के संग बहुत बेइंसाफ़ी होती है। वो अपनी ज़िंदगी का यूथ जो है 10 साल फौज में रहा, 5 साल रहे, उसके बाद छोड़ के आते हैं तो कोई पूछता नहीं है, कोई काम नहीं मिलता, अपनी मेहनत से कहीं पे लग जाते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उनको देते हैं, जैसे मुझे SBI ने दिया, पेंशन भी मिल रही है, लेकिन वो मेरे 10 साल काउंट नहीं होते। उसके अलावा हमें फैसिलिटीज़ कोई मिलती नहीं है। हमको सिविल सर्विसेज में 10% सीट जो है शॉर्ट सर्विस अफसर कमीशन के लिए होनी चाहिए। पहले EC कमीशन के टाइम पे रिजर्वेशन थी, डायरेक्ट इंटरव्यू होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको डाइल्यूट करने के बाद बंद कर दिया गया, अभी कुछ नहीं मिलता। मैं अब कालो जी के पास फिर आ रही हूँ। कालो जी, क्या फ्यूचर प्लान आप लोग क्या बना रहे हैं? देखो जी, हमारा तो संकल्प के मुताबिक हमारा पूरे पंजाब में, जैसे मैं रिटायर हुआ हूँ एज ए डायरेक्टर से लेकर अभी तक, हमारा टू मेक श्योर दैट डेमोक्रेसी सर्वाइव्स एंड फौजीज आर गिवन ड्यू रिप्रेजेंटेशन. So I have been advocating and I have been visiting the villages also. I have been motivating. Discipline, very well broader point, you get discipline force, no doubt about it. But dedication, commitment, cause of the nation, national जज्बा है, स्पिरिट है, और उसमें भाईचारक सांझ है, सभी को साथ में लेकर, कोई डिवीजन नहीं है फौज के अंदर, कोई भी प्रांत, कोई भी संस्था, कोई भी धर्म, सभी एक जैसे एक जगह बैठ के लंगर में खाना खाते हैं, जंग में जाते हैं, इधर डिवीजन करने के लिए। मगर मैंने देखा है, मैं मोटिवेट किया है कि डेमोक्रेसी की जो जड़ है, बुनियाद है, वो गांव में है। गांव में हमने बहुत सारे प्रमोट किया, और सरपंच जिस गांव के अंदर बने हैं फौजी, उन्होंने अपनी नुहार बदल दिया, पिंड का नक्शा बदल दिया, क्योंकि करप्शन इज द मेन थिंग। जब फौजी पेंशन में आता है तो उसको पता नहीं कहाँ पहुँच गया, क्यों? करप्शन, पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता, नज़दीक नहीं लगने देते। बातें बहुत करते हैं कि फौज को, हर जो फौजी आता है, ये मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास, ये अगर मैं दिखाऊं आपको, ये क्योंकि उस पार्टी में मैं सभी पार्टियों को लाया हूँ, कि ये एक संकल्प था, एक इनको एफिडेविट इसमें दिया गया मैनिफेस्टो में, कि फौजियों को जो पहल के आधार पर ऑन प्रायोरिटी देर समस्या जो है उनको अटेंड किया जाएगा। ज़िले के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर की नीचे या पुलिस है, उसको उधर प्रायोरिटी दी जाएगी। उनकी समस्या, विधवाएं हैं, कोई नहीं सुनता, मगर सरपंच अगर है, डेमोक्रेसी बात कर रहे हैं, उनकी फिर भी बात होती है, क्योंकि उसके ऊपर निर्भर है, उसके पास वोट बैंक है। सारी सियासत वोट बैंक की है या नोट बैंक की है। मैं अब थोड़ा सा आपको टोक रही हूँ, आप
सियासत की बात कर रहे हैं, आप एक्स सर्विस मैन जो हैं ऑफिसर को उसकी बात कर रहे हैं। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि जो आम लोग हैं, आम लोगों को भी आपके पास जो कॉमन वोटर है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वो चल रहा है, लेकिन उनको भी आपके हक के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपकी बदौलत ही वो लोग शांति की नींद, दिन का चैन ले पाए हैं। अदरवाइज देश फिर किसी ना किसी और के अंडर आ जाता तो हो सकता है लोगों की फिर एक्सप्लॉयटेशन होती, अगर चाइना या पाकिस्तान इस पर कब्जा करने के में कहीं कामयाब हो जाता। क्या लगता है? बेसिकली व्हाट यू सेड इज राइट कि आम लोग कौन है, ये जो फौज के अंदर हमारे अभी नौकरी कर रहे हैं, जो कर चुके हैं पहले भी, वो कहाँ है, उनकी बुनियाद पनीरी कहाँ है, उसकी पौध कहाँ है, गांव में है जहाँ से मैंने बात की। तो वो उधर जब के वापस जाते हैं, देखते हैं ये हालत इनकी है रिटायरमेंट के बाद, तो वो दूसरों को भी बर्बाद करते हैं कि ये हालत है। मगर उन्होंने समर्थन जोड़ दिया। 65 की जंग एक बड़ी बड़ी मिसाल है, जहाँ के सारे जितने भी मान ले पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन, सारे डिस्ट्रिक्ट जहाँ जंग इधर ही हुई, तो उधर उन्होंने साथ दिया। साथ में अगर उन्होंने साथ दिया, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर को तब देना पड़ा। वो आवाज पर सुने कोई, कौन सुनता है तूती की आवाज? इतने बड़े नहीं, उस समय सभी लोगों ने उस समय सुनी, और इसीलिए उसमें बाद में भूल जाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, रिजर्वेशन देंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। तो आजकल लीडर्स इस तरह की कोई सेंसिटिव अपील क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, इसलिए जब वो देखते हैं क्योंकि उनको बताने वाला कोई नहीं है। अवेयरनेस कैंपेन है, चाहिए जरूरी, उनको बताने वाला कोई है। हमारा रिप्रेजेंटेशन होगी, जरूर करेंगे। मैं इधर बताना चाहता हूँ, 65 की जंग के बाद जनरल राजेंद्र सिंह स्पैरो, जिन्हों के महावीर चक्र 2 दफा मिला था, और 66 के साथ जब इलेक्शन हुई साख में, तो उनको जलंधर में को याद में छुट्टी आया था, डीएवी कॉलेज के स्टूडेंट बाकी भी लेकर, अब बोलते हैं ना कौन उनकी आवाज़ बुलंद करके उसका जवाब दे रहा हूँ मैं, तो उन्होंने ट्रैक्टर मार्च किया, उसको प्रमोट किया, वो एमपी बने, इंडिपेंडेंट बने, कांग्रेस के बने। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये बोला, देखो प्राइम मिनिस्टर उस समय की इंदिरा गांधी सुन रहे थे कि मैं मेजर जनरल रिटायर हुआ हूँ, मेरे दोनों बच्चे फौज में हैं, उस समय कर्नल थे जहाँ कुछ भी, अगर वो रिटायर होके मेरे रैंक तक पहुँचते हैं, एक ही छत के अंदर नीचे, मेरी पेंशन कम थे, मेरे बेटों की ज़्यादा जो भी मेजर जनरल बनते थे। वो प्राइम मिनिस्टर को अपील किया, तो उसके बाद बात शुरू हुई एक रैंक एक पेंशन की, जो अभी तक आवाज़ जे बुलंद कोई करने वाला होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम मोटिवेट करेंगे, अगर हम उजागर करेंगे, हम उनको उत्साहित करेंगे, हम उनको लेके देंगे, हमारी आवाज़ बुलंद हुई। मेरी खुद की डेलीगेशन लेकर रहे ऑल इंडिया डिफेंस ब्रदरहुड, हमारी रिप्रेजेंटेशन उस समय के एमपी, लोकसभा के एमपी, क्योंकि हम उसके साथ हैं जो हमारे साथ है। वोट बैंक है, ऑर्गेनाइज नहीं है, कट्ठे नहीं है, डिवीजन है। डिवीजन कौन करता है? ये सियासतदान करते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं। हम कट्ठे हुए, एक रैंक एक पेंशन में सभी पार्टियां के जो भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, बेशक कुछ उनके साथ थे, मगर इस इशू पर हम सारे इकट्ठे हुए, जैसे कि किसान इकट्ठे हुए। इसलिए करने वाले तो इस समय यानी पहले किसानों ने अपना हक इकट्ठे होके दिया, इसी तरीके से जवानों को करना चाहिए, सारे इकट्ठे होकर। हमने बहुत किसान के जवान हैं जो बड़ी बड़ा हम जो लगा रहे हैं इकट्ठे होकर एक मुद्दे पर, इस मुद्दे पर मैं नहीं बोलता कि पार्टी के लिए, मैं बोल रहा हूँ अपना एक रैंक एक पेंशन या इज्जत मान जा, जो कुछ शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर की बात की है, तो कर्नल साहब ने बात की है, विर्क साहब ने, तो उन्होंने अपनी हड्डबिती बताई। इसी तरीके से अभी सिर्फ जंगी विधवाएं नहीं है, पंजाब के अंदर तकरीबन 70,000 दूसरी विधवा भी हैं जो पेंशन है उसके बाद हो गई। उनकी क्या हालत है? पेंशन तो आधी रहेगी, मगर अभी उनकी अगर एक रैंक एक पेंशन होती तो उनको भी पेंशन ज्यादा मिलती। एमएलए एमपीज की पेंशन भी बढ़ती है, वो तो एक मिनट में पार्लियामेंट में बोल के पेंशन सारे हाथ खड़े करके बना देते हैं। जबकि देश की जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है, वो देश नीचे की गर्त की तरफ जा रहा है। कहने को माना जा रहा है डिजिटल इंडिया किया जा रहा है, लेकिन अगर नीचे कैटेगरी के लोग, हम 5-10 लोगों को देखेंगे, 5-10% जो असली प्रॉब्लम जवानों की है, जो कि 90% जवान है, पेंशन आ गए 17 साल के बाद, उनकी पेंशन तो कमी है, बट उनको रीएम्प्लॉयमेंट, रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, अगर 13% ऐलान किया, जनरल जे सिंह की फोटो है इधर, उसके साथ ये जनरल जे सिंह की फोटो है,
उन्होंने ऐलान किया 2014 के अंदर जनरल जेजे सिंह बेशक एक पार्टी दूसरी पार्टी चले जाएंगे, पर उनका फर्ज नहीं बनता कि जबकि प्रधान उस समय मुख्यमंत्री सरदार बादल ने ऐलान किया था कि 13% रिजर्वेशन जो पंजाब की लेट डाउन है ये 6 महीने के अंदर पूरी होएगी। Yes. क्यों नहीं हुई? और रिजर्वेशन किसकी? वो साबका सैनिका की, विधवाओं की, उनके परिवार की। कोई भी मेंबर एक लेख सकता नौकरी क्यों नहीं पूरी हो? अभी तक हजारों की गिनती में है। कौन आवाज बुलंद करेगा? असेंबली के अंदर बुलंद होगी। कौन करेगा? जो हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी, जो हमारी किसी को टिकट मिलेगी। बात किया नहीं अभी तक कोई किसी को दिया, किसी पार्टी में शामिल हुए हैं जो है उनकी आवाज कोई सुनता नहीं है। तो जो दूसरे भी हैं उनको समझा के उनका फर्ज बनता है। ये तो मुख्यमंत्री ने बोला है, हम किसी सियासी पार्टी की बात नहीं कर रहे कि क्यों नहीं हुआ इम्प्लीमेंटेशन। उसका जवाब हमारे एमएलए जो उधर हैं, जो विधानसभा में है, उनका फर्ज बनता है। डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर दिया था, वो जनरल जेजे सिंह को मेरे साथ बैठाओ, बहस करें क्या उन्होंने किया। फिर अगर सियासत में चले गए, बेशक उधर इलेक्शन लड़ी उन्होंने, बेशक पार्लियामेंट, ये जरूरत है। इसलिए हमारे अगर हमने ताकत शक्ति प्रदर्शन करना है जगहों के अंदर करके दिया, वो तब के हम आज पूरे जवान इकट्ठे होकर एक अपने मुद्दे को उठाएं। इनको पूछे अभी इलेक्शन होने वाली है, क्या किया आपने हमारी पिछले 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, और क्या करके दिखाएंगे। ये सवाल पूछने चाहिए हमारे जवानों को, हमारी जो विधवाएं हैं, जो सारे साबका फौजी हैं, इनसे पूछेंगे तब उनको शर्म आएगी। उनको गिराव करके उनको पूछो, तब जाके बात बनेगी। ऐसे कोई नहीं पूछता। तो इसलिए हम काम कर रहे हैं कि उठो जवानों, अपने होश संभालो, अपने हकूक की। तुसी देश की रखवाले हो, तुसी अपने हकों की भी रखवाली करनी है। इस वास्ते हकों की रखवाली करना साडा सारिਆਂ ਦਾ, साबका फौजियों का फर्ज बनता है। इस समय अगर सारे जोड़ ले जाएं पूरे पंजाब के अंदर, तो तकरीबन मैं बात करता हूँ हमारे पंजाब के अंदर नफरी जो है साबका सैनिक 8 लाख तो बोला है, इसके अंदर दिया हुआ कैप्टन इधर बोला 8 लाख है। एक कैप्टन सरकार, हमने सारी की बात करनी। एक कैप्टन सरकार ने बोला 8 लाख हमारे साबका फौजी है। मैं बोलता हूँ उनके परिवारों को जोड़ लिया जाए, जो नौकरी कर रहे हैं तकरीबन 1 लाख है हमारे पंजाब के, उनको जोड़ लिया 25.5 लाख हमारी गिनती हो जाती है। अगर हम 5% भी उसमें इकट्ठे होकर एक साथ हमने अपना वोट बैंक जो है उजागर करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ये सुनेंगे। अगर इस समय जो हालात है, अस्थिरता वाला माहौल है, इनस्टेबिलिटी है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, खरीदो फरोख्त हो रही है, अगर कोई बैलेंस बिल्ड करना है तो हमारे फौजी कर सकते हैं। अभी मौका है, अगले 15 दिन के अंदर अभी भी इकट्ठे हो जाओ। पार्टी पद्धर से ऊपर तो जो करेगा हम उसके साथ है, जो हमारे मुद्दे उठाएगा, जो हमारी कोई बात करेगा पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर, पंचायत के अंदर, जो हमारी बेइंसाफी हो रही है। मैं इधर बताना चाहता हूँ मैडम आपके माध्यम से कि राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर जब ले गए तो उन्होंने उधर देखा कि जवानों की समस्या क्या है। समस्या है कि जब ये उधर पहले 10 लाख गिनती थी, 10,000, अभी 1 लाख गिनती हो गई है उधर। उनके परिवार जो छोड़ के चले गए, चंदी मंदिर की बात नहीं कर रहा मैं, सब पूरे देशवासियों की बात कर रहा हूँ। हर जगह से आई पलटे सभी से होती हैं। उधर चले गए, उनके जो परिवार है कहाँ जाएं। पहले तो इधर छोड़ियों में रह रहे थे, अभी गाँव में अंदर प्रॉब्लम होती है, बच्चों ने पढ़ना है, तो अभी उनके लिए मकान नहीं है। मैं अभी तक जो उनकी है 10-20% भी नहीं है। अगर ये पूरा, अगर कौन पूछे इनको, पार्लियामेंट को पूछे क्यों नहीं है उनके लिए मकान। जो सर्व कर रहे हैं उनकी आवाज तो बुलंद सर्विस में कर नहीं सकते, नहीं बोल सकते सर्विस में। तो सर्विस में जो कोई सर्विस की बुनियादी थी, वो सत्यापाल जैन ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि मेरे पास 2 जनरल आए थे, तो उन्होंने बताया था कि ये प्रॉब्लम है। और राजनाथ जी ने खुद बोला कि इनकी समस्या दूर करने के लिए एक जेसीओ को हर जिले में तैनात कर दो जहाँ प्रॉब्लम है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मेल मिलाप करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर एक जनरल की सुनवाई नहीं है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, कोई उसे इज्जत मान नहीं मिलती। सिपाही को तो सूट मिलती थी जबकि ब्रिटिश इंडिया राज समय, उसके बाद भी खड़े हो जाते थे। मुख्यमंत्री ने बोला कि जब फौजी आते हैं, ये बोला रिकॉर्ड में है जो मैं बोल रहा हूँ, तो उनकी सुनवाई होगी, उनको उठ के सलूट मारेगा। कौन सलूट मारता है? धक्के मिलते हैं फौजियों के विधवा, जो जंगी विधवाएं हैं, उनकी हजारों समस्या हैं। जो राजनाथ जी ने बोला, मैं उसके कहते हैं कि भेज दो जेसीओ को, पूछेगा। अगर उधर है नहीं है कोई उधर एडमिनिस्ट्रेशन सुनने के लिए, इनको ड्यूटी बाउंड, नो दे शुड बी मेड अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल। इनको अगर मैनिफेस्टो अगर उसको लीगल मान्यता प्राप्त होएगी तब ये काम करेंगे। मैनिफेस्टो के अंदर वादे अभी झूठे वादे कई करे जा रहे हैं, 1000 रुपया देंगे, अनपढ़ को दूसरे को देंगे। ये सिर्फ मच्छी खाना देना, राशन पानी देना नहीं,
मगर मच्छी को पकड़ना जड़ा है वो सिखाना बहुत जरूरी है। बेरोजगारी है, नौजवान घूम रहा है सड़कों के ऊपर, कच्चे जो एम्प्लॉय थे उनको पक्का नहीं किया गया, कौन करेगा? एक करे तब इनको वोटां दी जाए, नहीं किसी भी पार्टी को। हमने बोला कोई पार्टी का जो भी नुमाइंदा है जो कि हमारी आवाज़ बुलंद किसी पार्टी को, तो उसको ये सवाल करें कि भाई तुझी अभी जो एक रैंक एक पेंशन जो कि बराबरता आनी थी 2019 में, ये लेके किसने दिया? इस सरकार ने दिया था, केंद्र सरकार। फौज की जो भलाई है दो है, उसकी एक तो साझी है, एक तो केंद्र सरकार करती है, जैसे पे एंड लॉसेस, जैसे कि अभी कंटीन छोटी कंटीनें बंद कर दी गई हैं, बड़ी कंटीनों में स्वान नहीं है। कहाँ जाएं शहीदों के परिवार, कहाँ जाएं? कौन पूछने वाला है? ECHS में दवाइयाँ नहीं है, बजट की कम है, बजट अभी बोला है मगर उसमें ठीक है, पेंशन बजट भी है, ज़्यादा है, कैपिटल गेन अभी कैपिटल बजट है, ज़्यादा बड़ा है हथियार तो खरीदने का, मगर वो जवानों की परवाही के लिए उनके जो मकान बनने चाहिए वो क्यों नहीं है? उनके लिए दवाइयाँ क्यों नहीं है? साबका फौजियों के लिए जो मेंबर बन के, जो हम ECHS के मेंबर बने, पैसे हमने दिए, किसी ने जो इस रैंक के साथ था, अभी उसको दवाइयाँ नहीं मिलती, धक्के नसीब हो रहे हैं। ये खोखले वादे कर रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, वो करेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 10 लाख देंगे। कहाँ है नौकरी? किधर है? सिर्फ एक भत्ता देकर हम मोबाइल दे देंगे, वो तो ये बात सारे सिर्फ पंजाब में नहीं, यूपी में भी हो रहा है। बस सत्ता की पावर चाहिए इनको और कुछ नहीं चाहिए, इनको पैसा चाहिए, अपने परिवार पर चाहिए, अपने परिवार को उजागर करना है। इनको फौजियों की परवाह बिल्कुल नहीं है, विधवाओं की परवाह नहीं है बिल्कुल। इनको सब तभी सिखाया जा सकता है अगर हम एकजुट होकर करूँगे। सब कर रहे हैं कोशिश, मैं इसमें अभी करने वाले हैं कुछ और यही बात करेंगे। मैं समझता हूँ मैं तो इनके साथ हूँ। फ्यूचर प्लान मैं जानना चाह रही हूँ कि ये जो सारे देश के हालात में जो आप देखते हैं उसके लिए आप लोग क्या करने का प्रोग्राम है? मैं दोबारा इस इशू को मैं दोबारा यही बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, इसको एक माना कि हम 20 से 30 साल तक हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जब हम बाहर आ गए हैं तो उस समय हमें योगदान देने के लिए हमें मौका मिलना चाहिए। और ख़ास करके एक्स सर्विसमैन ये जो बटे हैं अलग अलग इलाकों के अंदर हैं, वो एटलीस्ट एक जगह इकट्ठे हो जाए और इकट्ठे अपनी एक आवाज़ उठाएं, एक सवाल उठाएं। जो भी अपने इस पावर में आना चाहता है, जो MLA की भी सीट में आना चाहता है, जो अपनी पार्टी की तरफ से आगे आना चाहता है, उनसे सवाल करें कि आप हमारे लिए इस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या करेंगे। और क्योंकि हमारी ये परसेंटेज कम है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ब्रिगेडियर साहब ने बोला हमारी वोट बैंक लाखों में है, वो लेकिन लाखों के जब हम अपनी काउंट करते हैं तो करोड़ों के सामने बहुत छोटी दिखाई देती है। इसलिए एक्स सर्विसमैन को सिर्फ जो नुमाइंदा खड़ा हुआ है एज ए अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा आगे आया है, उसकी आवाज़ पे ही नहीं आगे आना चाहिए, बल्कि पूरी एक्स सर्विसमैन फ्रेटर्निटी को इकट्ठा एक बार होके, जैसे हरियाणा के अंदर एक है वो पंचायत हो जाती है, जो चीज वो डिसाइड करते हैं उसके बाद यही होती है, खाप पंचायत होती है। मैं तो कह रहा हूँ ये एक्स सर्विसमैन को पूरे पंजाब के अंदर, क्योंकि ये हमारी बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारा। स्टार्ट प्री इंडिपेंडेंस से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस तक सबसे ज़्यादा परिवार हमारे यहाँ पर शहीद हुए हैं, फौज के अंदर गए हैं, आगे खड़े होने के लिए तैयार हैं। और आखिरी में एक कट होके हम लोगों को ये बात करनी चाहिए। और जिस प्रकार से ये फार्मर्स ने अभी थोड़े दिन पर फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर उन्होंने एक बुलाकर सबको इंटरव्यू किया कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि अभी वही हमारा इंटरव्यू करवा के दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का कि उस फार्मर्स के लिए क्या करेंगे, खुद अपने एक इलेक्शंस के लिए आ गए और फौजी वैसे के वैसे रह गए। हम आवाज़ उनकी भी उठा रहे हैं, हम लोकल MLAs और लोकल MPs को भी एक स्टाफ ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं, उनका एक सपोर्टर यूनिट पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे मन की बात है, पिछले 6 साल से पिछले जो 2014 देखा जो हमारी जो डेफिशिएंसीज हुई हमारी सर्विसेज की, वो किसी ने पूरी नहीं की और हमें सड़कों पे लिया।
तो इस इलेक्शंस के दौरान एक बहुत बड़ा एक्स सर्विसमैन का कट होना चाहिए और डिसाइड होना चाहिए। मैं ब्रिगेडियर साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इतनी बड़ी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आप प्रेसिडेंट हैं, आप पूरे पंजाब के अंदर ये आवाज़ उठवाइए कि सारा एक्स सर्विसमैन इकट्ठा होके क्या उसने सवाल पूछना है हर पॉलिटिकल बंदे से। जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक असेंबली में जाएगा उससे सवाल पूछेगा कि भाई तुम इस हमारे इलाके के अंदर हमारे लिए क्या करोगे। जब वो जवाब ही नहीं, मैनिफेस्टोस के अंदर ही अभी तक नहीं बने इनके। एक छोटी सी लाइन लिख देते हैं, हम वेलफेयर देखेंगे। व्हाट वेलफेयर? शॉर्ट सर्विस कमीशन उतना ही पैसा दे रहा है कि ECHS लेने के लिए, लेकिन वो ECHS स्कीम सर इट इज नॉट कैशलेस, दे हैव टू पे फर्स्ट और रिइंबर्समेंट होगी। इतना इंजस्टिस जिसका कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनाई के लिए बोले केस टेकअप किया गया है कि ये बीमार आदमी क्या वहां पर डिसाइड करेगा, और वो भी 50% रिइंबर्समेंट, 75% रिइंबर्समेंट। तो बीमार आदमी क्या सोचेगा कि भाई मैं अभी कैश दे दूंगा, पता नहीं रिइंबर्स बचना है कि नहीं बचना, रिइंबर्स होना है। दिस काइंड ऑफ अ पॉलिसी इंडिसीजन ब्यूरोक्रेसी ने ऐसे पॉलिसीज बना दी हैं कि एक तरफ से तो हम घर बाहर से निकल के देश के लिए हम आगे बढ़ते हैं, देश की सुरक्षा के लिए जाते हैं, जब वापस आते हैं तो इतनी बेइज्जती, मैं बेइज्जती कहूँगा इसको। जी देखिए, एक मिनट जी, मैं पहले मिस्टर रैना से जानना चाहूँगी क्या सोच रहे हैं, क्या फ्यूचर प्लान माइंड में है अभी कि किस तरह से हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, लड़ेंगे, क्या प्लान बनाएंगे? मेरा फ्यूचर प्लान तो यही है कि मैं उसी पार्टी को सपोर्ट करूंगा जो हमारे शॉर्ट सर्विस अफसर के लिए कुछ करेंगे। प्रो रेटा पेंशन देंगे, ECH की फैसिलिटी अच्छी देंगे, सिविल सर्विसेज में 10% सीट का वादा करेंगे। आप अपने बारे में बात कर रहे हैं सबके या लिए बात? कर रहा हूं मैं, सबके लिए बात ओके, सबकी तरफ से अपने लिए बात करने कि हम लोग ये प्लान सबके लिए, यस सबके लिए होना चाहिए, खाली मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं तो अभी उस एज से गुजर गया, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उनको ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आके शॉर्ट सर्विस ज्वाइन कर सके। जी, गुरदासपुर जिले में गया था मैडम, देखो सानू उम्मीद, मैं गुरदासपुर जिले में गया था तो गुरदासपुर क्योंकि मैं डायरेक्टर रह चुका हूँ तो मेरी कोई ऐसी औकात नहीं कि मैं छापा मार सकूँ, पर मैं एक सेवादार के होने के नाते मैं सैनिकों की बातें करता हूँ, क्योंकि मैं उधर सैनिक भलाई दफ्तर गया पिछले एक महीने के बाद, उधर वे दुआएं खड़ी थी, उधर साहबका फौजी खड़े थे। मैं काहे के लिए कहने जी वो ठप्पा लवाना है, अपना सर्टिफिकेट लेना है, सर्टिफिकेट लेना। तो मैंने पूछा कितने है अफसर, वो कहते हैं जी वो तो गुरदास। मैं कितने? कहने जी उन्होंने 4 जिले मिले ने, कर्नल गुरिंदर सिंह उन्होंने रिटायर हो गए, छड़ गए, एक गुरदासपुर, एक पठानकोट, एक जलंधर, एक कपूरथला। अगर एक अफसर सरकारी अफसर को कहते हैं पूरी करेंगे, इधर लिखा है कैप्टन साहब को। दूसरी साइड हमें ये भी देखना है कि एक नया एनवायरनमेंट भी आ रहा है पंजाब के अंदर, एक नई एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उस पर भरोसा दिखा रही है कि मैं करने को आगे आ रही हूँ, पूरे 114 सीट के लिए डायरेक्ट आ रही हूँ। मैं ये नहीं कहता इस समय आज की तौर पे, मैं एक्स सर्विसमैन पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूँ। अगर जैसे अब मेरे इंट्रोडक्शन में बोला कि मैंने एक्स सर्विस ये बीजेपी का पल्ला पकड़ा है, लेट अस मैं टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, अगर ये सब चीजें उनसे भी पूछनी पड़ेंगी हमें, मैं एज ए एक्स सर्विस में यस उनसे वादा ये उनसे लेना भी वादा पड़ेगा। कर, अगर मैं सभी से, वैसे तो ये सभी से, उनसे भी सवाल सभी पार्टियों से ये हमें क्लियर करना पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर मैं you do for us, what you will do for us, I will question them। और अगर मैं कह रहा हूँ हर वोटर को, क्योंकि हर पार्टी कोई अपना मुद्दा लेके आती है तभी आगे, जैसे कल अभी अनाउंसमेंट हो गया है हम इंडस्ट्री लाएंगे पूरी, वन ऑफ द पार्टी विल इंडस्ट्रियलाइज होल थिंग, बट फौजी की बात तो आज भी नहीं कोई सवाल उठा अभी तक। मैं एक बात अपने संतोष जी, इनके माध्यम से, मैं अब किसी पॉलिटिकल पार्टी पर, मेरा तो ये है, हम उसके साथ जो मेरे साथ पहले रहा हूँ मैं छोड़ दिया, इनके माध्यम से इनको रिक्वेस्ट करता हूँ, इनका बहुत बड़ा दायरा है, पूरे हिंदुस्तान में फोटो दिखाई है, पूरा नेटवर्क है, प्लस अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि जब तक आप इस स्ट्रीम में जाएंगे नहीं तब फायदा तब तक कैसे होगा हमारा, आवाज़ कौन बुलंद करेगा। सो बहुत अच्छी बात है, कर्नल विर्क साहब ने इधर ज्वाइन किया है, बहुत अच्छी बात है। इनके माध्यम से मैं अब अपील करना चाहता हूँ, आज अपील करता हूँ, आगे बोला ना क्या करेंगे, मैं आज अपील करता हूँ कि बात पहुँचा दें लीडरशिप को। अगर बहुत ही माननीय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर आज ऐलान कर दें कि हम 100% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन, कैप्टन अमरिंदर को भी मैं अपील करता हूं, और इसका नोटिफिकेशन आज ही मतलब कि अगले 5-10-15 मिनट में जारी करा देंगे यूपीसी इलेक्शन से पहले, मैं यकीन से कह देता हूं सारे फौजी वोट उधर जाएंगे। अगर वो नहीं नोटिफिकेशन करा दें तो ये अगर करवा सकते हैं नथिंग लाइक। सर देखो, मैं हाथ जोड़ के आपको इस समय चैनल के सामने कह रहा हूं कि अगर ओआरओपी जिस भी तरीके से है ट्रंकेटेड फॉर्म पे आया तो मोदी की सरकार के दौरान। नंबर पहले यूपीए ने किया था 2014 में 17 फरवरी को, फिर उसके बाद आया। नंबर 2, हाँ मैं बीजेपी की पार्टी ज्वाइन करने के बाद ये जरूर कह रहा हूं कि अगर मेरे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की इज्जत नहीं बनी इस सरकार के द्वारा, इस रैंक के द्वारा, यस अगर डिटैच होएगा भारतीय जनता पार्टी से, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन। थैंक यू वेरी मच।